तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2027 में एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनके भी काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि 2027 के लिए आप एक वीडियो बना दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर 24/7। मैं हूं राज एंड आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, इंक्लूडिंग सीजीएल मेंस। So lots of students in my online as well as offline classes were asking, sir, that I have just passed class 12th. I want to prepare for stenography exam. तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्टेनोग्राफर बनने के बाद आपके सैलरी अलाउंसेस क्या क्या हो सकते हैं, कैरियर ग्रोथ प्रमोशंस इसमें कैसे होते हैं, साथ ही साथ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके सिलेबस कट ऑफ कितनी जाती है, एग्जाम्स डेट आपके कब आएंगे और साल भर में स्टेनो के कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। सो लेट अस डाइव डीप इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको आप लोग आराम से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद स्टेनोग्राफी के बारे में आपको कोई सा भी कन्फ्यूज़न नहीं बचने वाला है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एग्ज़ाम की हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो अगर इस आप लोग एग्ज़ाम में अगर 12th पास है तो आप लोग हर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 12th होनी चाहिए स्टेनोग्राफर बनने के लिए। और अगर इसमें कैरियर ग्रोथ और प्रमोशंस की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 4 से 5 सालों में आपका क्या होता है कि प्रमोशंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेनोग्राफी होता क्या है। तो देखिए, आज के ज़माने में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, टीवीज़ है, मोबाइल है, सब कुछ है, जिससे हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 200 साल पहले, ठीक है, जब इस लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, तो उस समय ना ही कुछ मीडिया हुआ करता था, ना ही नेटवर्क, ना ही मोबाइल्स, कुछ नहीं हुआ करता था। तो उस समय न्यूज़ को ट्रांसमिट करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि कोई इंसान उस प्लेस पे अगर वो होता तो उस न्यूज़ को वही कवर करके वही बता सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ उस समय पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय कोई भी कम्युनिकेशन का कोई मीडियम हमारे पास था ही नहीं। दैट इज़ वाई इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए स्टेनोग्राफी एज ए लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। तो व्हाट इज स्टेनोग्राफी? तो स्टेनोग्राफी है, इट इज़ बेसिकली फास्ट राइटिंग मेथड्स है जिसको यूज़ करके जितने स्पीड पे कोई इंसान बोल सकता है आप उतने स्पीड पे लिख सकते हैं। इसमें वो वर्ल्ड के जो रिकॉर्ड होल्डर है, ठीक है, वो नेथन बेरिन है। वो फॉरेन में कीबोर्ड आता है जिसको यूज़ करके उन्होंने 350 वर्ड्स पर मिनट तक के स्पीड पे उन्होंने रिकॉर्ड्स पे अचीव किया। वो एक टाइपिंग मशीन होती है, उस पर उन्होंने अचीव किया है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो रिकॉर्ड होल्डर है वो जीटी बिस्ट है, गोपाल दास बिस्ट। इन्होंने प्रॉपर उसको स्टेनोग्राफी को लिख के इन्होंने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया गया है। और मैं खुद इस लैंग्वेज को यूज करके मैं 180 वर्ड्स पर मिनट मैं खुद लिखता हूँ। और ये अभी तक का लाइव जो है ये रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। आप लोग चाहे कि मेरे दूसरे जो चैनल है शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे, उस पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको स्टेनोग्राफी क्यों सीखनी चाहिए। तो देखिए, बेसिकली स्टेनोग्राफी आपको ऑफर करता है स्टेबल करियर अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, कोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्किल होनी चाहिए वो 80 से 100 वर्ड्स बस, और 40 के आसपास में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर ये अचीव कर लेते हैं और जिनकी भी मैथ्स वीक है तो ये आप लोगों के लिए सबसे सुनहरा मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। अब देखिए, स्टेनोग्राफी की जो वैकेंसी है वो हर जगह पे आती है, चाहे वो आपका पुलिस स्टेशन हो, छोटे से छोटे लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या फिर आपके बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज क्यों ना हो। इवन पीएमओ ऑफिस में भी स्टेनोग्राफर रहते हैं। आपने हमेशा वो दृश्य देखा होगा जब किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर बैठे रहते हैं और पीछे कुछ लोग होते हैं कि उनके स्पीचेस को लिख रहे होते हैं। दे आर बेसिकली स्टेनोग्राफर। वो लोग क्या होते हैं? स्टेनोग्राफर ही होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसीज आती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज की अगर हम लोग बात कर ली जाए तो क्या होता है कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर जो सबसे बड़ा वैकेंसी आता है साल का, जिसमें लगभग 2000 से के आसपास में वैकेंसी हर साल आती है। और उसके अलावा हो गया आपका एम्स हो गया, सीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, ईपीएफओ हो गया। उसके अलावा आपका डिफरेंट डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनमें भी इसमें हर साल वैकेंसी आती है। इसकी वैकेंसी की बात की जाए तो हर महीने में 2 या 3 वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आती ही रहती है। उसके अलावा आपके लीगल सेक्टर में बात कर ले तो लीगल सेक्टर में जो है तो आपको सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इसकी वैकेंसी आती है। उसके अलावा आपके स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में आप जो सचिवालय होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, वहां पे भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। जैसे लॉ फर्म्स होते हैं, मीडिया हाउसेस होते हैं, कॉर्पोरेट एंड एग्जीक्यूटिव जो पर्सनल्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो बेसिकली स्टेनोग्राफर ही होते हैं। तो अभी तक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि स्टेनोग्राफी में क्या क्या कहाँ तक स्कोप है। तो अभी तक आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टेनोग्राफी के हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी अलाउंसेस के बारे में। तो देखिए, इस एग्जाम के माध्यम से जब स्टेनोग्राफी आप सीख के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो बहुत ही आपको हैंडसम सैलरी मिलती है। इसमें देखिए, जो आपका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो दो स्टेज पे रिक्रूटमेंट होती है। वो पहला स्टेज होता है, ठीक है, जो 80 वर्ड्स पर मिनट पे रिक्रूटमेंट होती है। फिर उसमें सर्टेन डिपार्टमेंट्स है जो 100 वर्ड्स पर मिनट पे रिक्रूटमेंट लेते हैं। और उसके अलावा जो है ग्रुप ए में भी डायरेक्ट इक्वालेंट टू आईएएस ऑफिसर के ग्रेड पे के इक्वालेंट में भी ग्रेड पे में इनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे जो एंट्री लेवल होती है वो लेवल 4 जो कि 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक है, जिसकी मिनिमम सैलरी जो बनती है वो एक सिटी में 50,000 के अराउंड में बनती है आप लोगों की। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो जाते हैं, जीएसटी हो गया, सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, बीआरओ हो गया, एमई हो गया, ये एसएससी के थ्रू ये सब रिक्रूटमेंट होती है। उसके अलावा कोर्ट में भी जो 2400 ग्रेड पे स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट होती है। और ये जो सैलरी है, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, उसके बाद जो ये सैलरी जो होके बढ़ के अचानक से आपका 80,000 के अप्रोक्सीमेटली में हो जाएगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे मिनिमम तो होने के चांसेस कम है। इसके अलावा ग्रेड सी में बात कर ली जाए, तो जो 100 वर्ड्स पर मिनट के जो डिक्टेशन पे जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पे क्या होता है, आपका लेवल 6 और लेवल 7 जो कि 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे इक्विवेलेंट टू एसएससी सीजीएल में भी यही सेम इसी ग्रेड पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है मैक्सिमम। तो इसकी जो मिनिमम जो 4200 ग्रेड पे की जो आपकी सैलरी जो बनती है वो 65,000 रहेगी, और 80,000 रहेगी लेवल 7 की, जो कि एक सिटी में आपका रहने वाला है। अगेन 8 पे कमीशन में ये सैलरी बढ़ के आपकी 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास में आराम से चला जाएगा। इसमें जो हम लोग मेन डिपार्टमेंट्स की जो बात कर ले जाए, जो एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है, वो एमईए हो गया, डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस हो गया, कैग हो गया, जीएसटी में हो गया। तो यहाँ पे आपके लेवल 6 और लेवल 7 पे जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है। उसके अलावा बात कर ली जाए, तो पर्सनल असिस्टेंट जो हाई कोर्ट्स में जो आपके लिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो लिए जाते हैं, यहाँ पे भी आपका 4600 ग्रेड पे ही रिक्रूटमेंट होता है। तो इसमें आपका सैलरी बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट है ग्रुप ए में बात कर लिया, तो देखिए, सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आप लोग ग्रुप ए ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। आप लोग स्टेनोग्राफर के थ्रू भी आप लोग ग्रुप ए में बन जा सकते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका पार्लियामेंट्री रिपोर्टर होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में होता है। उसमें डायरेक्ट लेवल 10 की आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जो कि 5400 ग्रेड पे का होता है, जिसकी सैलरी मिनिमम अभी 1 लाख प्लस ही जाएगी। 8 पे कमीशन में मुझे लगता है कि इसकी सैलरी 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच में आपकी रह सकती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें जो स्टेनोग्राफी है वो कैसे सीखना चाहिए। देखिए, बहुत लोगों के मन में जो सवाल होता है कि इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस है और ऑफलाइन ऑप्शंस है, तो हमें स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखना चाहिए। तो देखिए, मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ भी हूँ स्टेनोग्राफी। तो मुझे लगता है, और इनफैक्ट सभी लोग जो स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनका यही मानना है कि ऑफलाइन मीडियम है जो सबसे बेटर मीडियम है स्टेनोग्राफी के प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में अगर नहीं है ऑफलाइन मीडियम में स्टेनोग्राफी पढ़ने का ऑप्शन, तो यू कैन चूज गुड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ये तभी आपको चूज करना जब आपके घर के आसपास में ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता है। However, we provide stenography coachings in both offline and online medium. बट अगर आपके घर के आसपास में कोई अच्छा स्टेनोग्राफी का इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन मीडियम में करें। लेकिन बहुत सी जगह में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते भी है, लेकिन वो उस क्वालिटी की एजुकेशन वो नहीं दे पाते हैं। देन इन दैट केस आपको ऑनलाइन क्लासेस को ऑप्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन, जो हर साल स्टेनोग्राफर का जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आता है, वो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। लगभग आप लोग देखा जाए तो 1,500 से 2,000 के आसपास में वैकेंसी हर साल लगभग आती ही आती है। तो एसएससी जो अपना एग्जामिनेशन लेता है, वो ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए लेता है। हम लोग आगे इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे
कि क्या ग्रेड डी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और ग्रेड सी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जो एसएससी जो अपना एग्जामिनेशन लेता है वो 2 स्टेज में लेता है। कितने स्टेज में लेता है? 2 स्टेज में लेता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? स्कोरिंग, मतलब आपके इसी के नंबर के बेसिस में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज में होता है वो क्या होता है? आपका स्किल टेस्ट होता है, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप कितना भी मार्क्स स्कोर कर ले, वो आपके कोई काम का नहीं है। जो सीबीटी होता है वो स्कोरिंग होता है जिस पे आपका मेरिट बनेगा, और स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो एसएससी जो कंडक्ट करता है, जो प्रीलिम्स होता है जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं, वो क्या होता है? टोटल 200 मार्क्स का होता है। और ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्वेश्चंस पूछी जाती है। और इसमें जो हर क्वेश्चंस के लिए 200 टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 200 क्वेश्चंस भी होते हैं। हर मार्क्स के लिए 1 नंबर आपको मिलते हैं, और हर नेगेटिव आंसर्स के लिए क्या होता है कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इस साल से आपका सेक्शनल टाइमिंग भी ऐड हो गया है 2026 से। तो आप लोग जो 2027 के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, उसमें ये सेक्शनल टाइमर मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसमें जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या होता है? 30 मिनट टाइम दिए जाते हैं। इसी तरह से रीजनिंग में क्या होता है? 50 मार्क्स होता है। ये भी क्या होता है? 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए, और इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए कितना दिया जाता है? 30 मिनट्स दिया जाता है। अगेन इंग्लिश में 100 मार्क्स होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होता है, और इसको भी सॉल्व करने का जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो 60 मिनट्स दिया जाता है। पहले क्या होता था कि अगर आप इंग्लिश सपोज डेट आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको टाइम आप इधर यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि सेक्शनल टाइमर है, तो इस वजह से आपको उसने ड्यूरेशन तक के लिए उसी सब्जेक्ट्स को आपको सॉल्व करना होगा। आप दूसरे सब्जेक्ट्स में आप लोग स्विच नहीं कर सकते हैं। और ये टोटल कितना होता है? टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, टोटल 200 मार्क्स के लिए। अब देखिए जो हम लोग ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, अब प्रीलिम्स जैसे ही हो जाता है, प्रीलिम्स में जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? स्किल टेस्ट के लिए। सेकेंड स्टेज जो कि क्या है? स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें जो बच्चे के मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए बुलाया जाता है, और जिनके बच्चों के मार्क्स थोड़ा कम रह जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बुलाया जाता है? ग्रेड डी के लिए बुलाया जाता है। तो ग्रेड डी में आपका क्या होता है? 80 वर्ड्स पर मिनट पे आपकी डिक्टेशन बोली जाती है। टोटल कितने देर के लिए बोली जाती है? 10 मिनट्स के लिए। टोटल कितने हो गए आपके? 800 वर्ड्स, ठीक है। और जो ग्रेड सी में जो डिक्टेशन बोला जाता है वो 100 वर्ड्स पर मिनट में बोला जाता है। कितने देर के लिए बोला जाता है? 10 मिनट्स के लिए। तो ये टोटल कितने हो गए? 1000 वर्ड्स का डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है। और जनरली कटअप जो जाती है वो जिनका ग्रेड सी प्रीलिम्स में जो जिनका जिनका ग्रेड से क्लियर हुआ रहता है तो लगभग कटअप भी उतनी ही जाती है। अगर आपका ग्रेड डी में सिर्फ नाम आया और ग्रेड सी में नाम नहीं आया है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर ले जाए तो कट ऑफ मोर और लेस वो ग्रेड सी के आसपास ही अराउंड कट ऑफ रहती है। अब जो डिक्टेशन की जो हम लोग जो बात कर रहे थे, जो ग्रेड डी और ग्रेड सी जो होता है 800 वर्ड के लिए और 1000 वर्ड्स के लिए, तो उसको जो ट्रांसक्राइब करने का जो टाइम मिलता है आपको वो कितना मिलता है? हिंदी के लिए 55 मिनट्स मिलता है ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड सी में इंग्लिश के लिए कितना मिलता है? 40 मिनट्स मिलता है, ओके। इसीलिए ग्रेड डी की हम लोग बात कर ले जाए तो ग्रेड डी में जो टाइम मिलता है वो आपको 65 मिनट्स मिलता है हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए कितना मिलता है? 50 मिनट्स मिलता है। और जो भी बच्चे जिनको स्क्राइब यूज करते हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम्स अलॉट किए जाते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिर आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्ट करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपका टारगेट्स दिन का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आप पहले ही आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, प्रीलिम्स की जो तैयारी करनी है, ठीक है, वो हमेशा 2 सब्जेक्ट से करना है। आपको स्टार्ट करना है इजी टॉपिक से, जो रीजनिंग है, और उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको 1 मंथ के अराउंड में, ठीक है। मैक्सिमम आपको 40 दिन लगेंगे। रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है तो आप जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना था, तो पहला आपने तो रीजनिंग कर लिया, दूसरा आपने क्या कर लिया? आप इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में जैसे क्या करते हैं, आपका वंस रीजनिंग का जो पूरा सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको और कुछ नहीं करना रीजनिंग में। इसके लिए बहुत
बहुत ज़्यादा कोई बुक्स की आवश्यकता नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या है, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर वाले पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे टेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको वोकैब्स करना चाहिए, ठीक है। वोकैब्स आपको कितना पढ़ना है, हर दिन 30 वोकैब्स पढ़ना है, 30 एंटोनियम्स, 30 साइनोनियम्स, 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये आपको वोकैब्स में करते जाना है। देन उसके बाद आपको जो ग्रामर वाले जो पोर्शन होते हैं, टिपिकल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो पोर्शन होते हैं, उसके बाद आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे को एक डाउट होती है कि कहाँ से पढ़े, तो देखिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ाते हैं और उनका कोर्स भी अवेलेबल होता है। तो आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी टीचर, आप सबके जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको देखिए जिनका भी आपको लैंग्वेज समझ में आता है, समझाने का तरीका समझ में आता है, तो आप उनके बैचेस ले सकते हैं। और अभी देखिए उनके लाइव बैचेस लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप उनके रिकॉर्डेड बैचेस ले लीजिए। रिकॉर्डेड बैचेस आपको क्या पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टीचर्स हैं आप सिर्फ इंग्लिश फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको दसों टीचर्स के आपके लिंक्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो टीचर्स हैं, 2-3 टीचर्स, 4 टीचर्स के आपको क्या करना है कि सबके आपको एक-एक वीडियोस, 2-2 वीडियोस देखना है, जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, जो कन्विंसिंग लग रहा है, आप उनके क्लासेस ले लीजिएगा, ठीक है। बुक्स की बात कर ले तो बुक्स एक प्लेन टू पैरामाउंट आता है केडी कैंपस का, वो ले सकते हैं, नीतू मैडम का है, और इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, ये सब बुक्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। आप बुक्स क्या कर सकते हैं, वोकैब के लिए आप लोग ब्लैक बुक भी ले सकते हैं और पीवाईक्यू ग्रामर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कभी ये बुक्स परचेज नहीं किए, बट अभी आप लोग क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको ये सारे बुक्स कुछ ना कुछ परचेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपका सिलेबस होता है, तो अगर आप इस वीडियो पे टोटल 500 लाइक्स का टारगेट आप लोग पूरा कर देंगे, तो मैं आपको डिटेल्ड जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके पूरे सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जीएस की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, तो जीएस में सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी के फर्स्ट करना है, देन पॉलिटी कर लीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और देन फिर हिस्ट्री करिए, ठीक है। हिस्ट्री को सबसे लास्ट में करना है क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम में 20% ऑफ द सिलेबस को पढ़ के आप 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो 20% आपको सिलेबस को पहले खत्म करना, जिससे आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके, ठीक है। बुक्स की बात कर ले जीएस के लिए, तो बुक्स में जो ट्रेडिशनल जो जीएस होता है, जीके जीएस के लिए आप क्रॉन पब्लिकेशन के लिए या लूसेंट की आप लोग बुक्स ले सकते हैं। मैं क्रॉन पब्लिकेशन की और लूसेंट की दोनों बुक्स मैंने पढ़ा, दोनों बुक्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग बात कर ले, तो स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी आता है 8 से 10 नंबर का, तो करंट अफेयर्स आप स्पीडी मैगजीन हो गया या घटना चक्र हो गया, प्रतियोगिता मंत्र, तो इन मैगजीन से किसी से भी आप कर सकते हैं। अगेन आपको देखना है कि जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है बुक्स की, आप वही परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कैसे देना है, देखिए मॉक टेस्ट सबसे पहले एग्जाम का जो डेट है उससे 3 महीना पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब एग्जाम का डेट कब आएगा, तो डेट हम बता दे रहे हैं। एग्जाम जो होता है सीबीटी जनरली जो होता है वो हर साल वो आपका जुलाई से अगस्त के आसपास में होगा। देखिए हर साल इसका नोटिफिकेशन मार्च से, ठीक है, अप्रैल के बीच में आ जाती है, ठीक है। और इसका जो सीबीटी जो होता है वो हर साल जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट जो ड्यू रहता है वो हर साल नवंबर से लेके, ठीक है, दिसंबर के आसपास में हो जाता है, नहीं तो कभी कभी वो जनवरी भी चला जाता है। तो ठीक है, वो एक आध महीना वो एडजस्टेबल है, वो थोड़ा बहुत आगे हो सकता है एग्जाम को। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है वो एसएससी 3-4 महीने पहले अनाउंस कर देती है, तो उससे 3 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट अपना लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे आप लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए, तो सारे मैं डिटेल सिलेबस में कराऊंगा कैसे क्या करना है इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के लिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग स्टेनोग्राफी के लिए, तो उसका जो सिलेबस मोर और लेस एसएससी स्टेनोग्राफर के ही जैसा रहता है। अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को बेस मान के तैयारी करेंगे तो आपका 90% ऑफ द एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी अलग अलग एग्जाम्स जो साल भर में एसएससी करवाता है, सबके सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाएंगे।